हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था एंडोक्राइन सिस्टम। हमने एंडोक्राइन सिस्टम में जो स्टार्ट कर रखा था हमारा ग्लैंड वो था एड्रीनल ग्लैंड। हम एड्रीनल ग्लैंड के अंदर पढ़ रहे थे। कल हमने एड्रीनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हमने एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कहा था कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर 3 तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं। एक निकलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थर्ड थे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तो हमने ये 3 तरीके के हॉर्मोन्स कल डिस्कस किए थे, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तो अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसका है एग्जाम्पल, किसका? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है, हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन को एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। हम इसको एक बार रिवाइज करें तो हमने इस तरीके से एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। है ना, हमने कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। हमने इसको कहा था डीसीटी पार्ट और इसे कहा था कलेक्टिंग डक्ट। और हमने कहा था कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन और जो एडीएच हार्मोन है ये दोनों हार्मोन इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर वर्क करते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। हमने क्या क्या कहा था, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं सोडियम आयंस प्लस वाटर। ये सोडियम आयन और वाटर को करेंगे एब्जॉर्ब। और ये कुछ रिलीज भी कर रहे थे। क्या रिलीज कर रहे थे? ये रिलीज कर रहे थे पोटेशियम आयंस। यानी कि यहाँ से तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम का, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर का, लेकिन यहाँ पर सिक्रीशन किसका हो रहा था? के पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे सोडियम, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर और रिलीज करेंगे के पॉजिटिव आयन। ये किसका काम है? ये है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसका एग्जांपल है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। और ये हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, जो कि हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करें कि सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, रिलीज कर रहा था पोटेशियम। इसे कहा जाता है सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन। सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बनाए रख रहा है, सोडियम को होल्ड कर रहा है, सोडियम को हमारी बॉडी के अंदर बनाए रख रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन। हमने जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था तब भी हमने इसके अंदर पढ़े थे कि इसको 4S हार्मोन कहा जाता है। उसके अंदर एक था सॉल्ट रिटेंशन, इसलिए इसको सॉल्ट रिटेंशन कहा जाता है क्योंकि ये सोडियम आयन को और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहा है। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है वाटर का कंजर्वेशन। हमारी बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन कौन करवा रहा है? ये हार्मोन। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या मेंटेन कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर क्या बैलेंस कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस कर रहा है आयंस को, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि क्या बैलेंस कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स को। यानी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कौन सा हार्मोन करवा रहा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एडीएच हार्मोन भी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन भी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसका कम सिक्रेशन है, अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हो और अगर इसका हो हाइपर सिक्रेशन तो क्या होगा? ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगी। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोडियम को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में दे रहा है, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इसे बोला जाता है हाइपोनेट्रिया।
हमें पता है कि सोडियम का जो IUPAC नेम होता है, जो सोडियम का नेम होता है उसको नेट्रियम से लिया गया है, सोडियम नेट्रियम से आया है, जिसके लिए हम इसको नेट्रिया से भी इसको सिंबलाइज कर सकते हैं। तो ये हाइपोनेट्रिया, और अगर हाइपर हो गया तो बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और इसे बोला जाता है हाइपरनेट्रिया। ठीक है, एक तो ये कंडीशंस हो गई। और अगर इसको कम हो जाएगा तो इस डिजीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एडिसन्स डिजीज। इस डिजीज को बोला जाता है एडिसन्स डिजीज, यानी हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन कॉज एडिसन्स डिजीज एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन कॉज कॉन्स डिजीज। यहाँ पर कौन सी डिजीज आएगी, कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, कॉन्स डिजीज के अंदर बहुत ही इरिटेटिंग सा बिहेवियर हो जाता है। इरिटेटिंग बिहेवियर होने की वजह से इस डिजीज को बोला जाता है यह कॉन्स डिजीज। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और इसको हाइपरनेट्रिया बोला जाता है, और इसके अंदर जो बढ़ने से होगा वो होगा कॉन्स डिजीज, इसके कम होने से जो डिजीज होगी उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो अभी हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ लिया। हमने कहा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है सोडियम को, जो कि रिलीज कर रहा है पोटेशियम आयन को। इसे हमने क्या कहा, सोल्ट रिटेंशन हार्मोन। अगर इसका कम सिक्रेशन हो तो क्या होगा, ज्यादा सिक्रेशन हो तो क्या होगा। अगर इसका कम सिक्रेशन होगा तो बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट बहुत कम हो जाएगी, जिसे बोला जाएगा हाइपोनेट्रिया, और इससे जो डिजीज होगी वो होगी एडिसन्स डिजीज। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो बॉडी के अंदर सोडियम की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसे बोला जाएगा हाइपरनेट्रिया, और इससे बहुत ही इरिटेटिंग सा बिहेवियर हो जाएगा, जिसे बोला जाता है कॉन्स डिजीज। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड हार्मोन की तरफ। हमारा सेकेंड हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड पढ़ लिया, अब आएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अगर एग्जांपल की बात करें तो ये आएंगे कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या काम है, कॉर्टिसोल हार्मोन का काम है, इसका काम है सेम लाइक ग्लूकेगॉन हार्मोन। अभी हम रिवाइज करें कि ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या कर रहा था। ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ा रहा था। कैसे, वो कर रहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ रहा था ग्लूकोज के अंदर। वो कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो क्या कर रहा था, अमीनो एसिड से क्या बना रहा था, ग्लूकोज। वो करवा रहा था लाइपोलाइसिस, यानी कि लिपिड की जो डिग्रेडेशन है उसे बढ़ा रहा था, लिपिड को तोड़ रहा था फैटी एसिड से। उसके अलावा वो क्या कर रहा था, डिग्रेडेशन ऑफ, हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये सारे काम किसके अंदर पड़े थे, ये सारे काम हमने पढ़े थे ग्लूकेगॉन हार्मोन के अंदर। और यही सारे काम और कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि और ये क्या काम करता है, ये आरबीसी की अमाउंट को बढ़ाएगा, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की अमाउंट को बढ़ाएगा, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की अमाउंट को कम करेगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी आती है वो लिम्फोसाइट से आती है, और लिम्फोसाइट्स के अंदर अगर हम बात करें कि जो डब्ल्यूबीसी है वही है जो मेन इम्यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस होने वाली हैं, जो हो सकती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस को कम कर देगा। कैसे, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो कि हमने पढ़ी थी हाशिमोटो डिजीज, हमने पढ़ी थी प्लूमर डिजीज, हमने पढ़ी थी ग्रेव्स डिजीज। तो ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस थी वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का नंबर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ये डब्ल्यूबीसी ही बाद में एंटीबॉडीज बनती हैं, और एंटीबॉडीज ही हमारी जो जैसे थायराइड ग्लैंड था उसको मारेंगी।
ठीक है। तो अगर इससे क्या हो रहा है कि हमारी WBC का जो नंबर है वो ये उस WBC के नंबर को नॉर्मल कर रहा है, उसको घटा रहा है अगर कोई बढ़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के अंदर ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून डिजीज से अगर कोई ग्रसित है, तो हम उसको ये कोर्टिसोल हार्मोन की टेबलेट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसके अंदर थोड़ा सा उसको फर्क पड़े, उसकी WBC की अमाउंट जो बॉडी के अंदर है वो कम हो जाए। ठीक है। उसी तरीके से इसको हम और भी ड्रग्स की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटी अस्थमेटिक, यानी कि जिन जो अस्थमेटिक डिजीजेस होती हैं उनके खिलाफ, यानी एज अ ड्रग, एज अ एंटी अस्थमेटिक ड्रग। ठीक है। एज एन एंटी एलर्जिक ड्रग। ठीक है। और एज एन एंटी आर्थराइटिस ड्रग। तो इनको इस तरीके से ड्रग्स के रूप में भी दिया जा सकता है। किनको? कोर्टिसोल हार्मोन को, या जैसे हम कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को। इनका काम क्या है? सारा ग्लूकेगॉन हार्मोन के जैसा ये ऑटो इम्यून डिजीजेस को कम कर रही है। ये एंटी एस्थमेटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स के रूप में भी काम के अंदर आती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी ऑटो इम्यून, है ना। तो इस तरीके से हम इसके और भी नेम्स बना सकते हैं। उसके बाद ये क्या करती है? ये हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा हार्ट और हमारे हार्ट से चलने वाली सारी की सारी आर्टरीज एंड वेन्स, उन सबको मिलाकर बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हाइपो, यानी कि इसका सिक्रेशन कम हो, और हाइपर अगर इसका सिक्रेशन ज्यादा हो। अगर हाइपो हो तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो हो जाएगी कम। हमने अभी बात की थी कि ये ग्लूकेगॉन की तरह वर्क करता है, तो ग्लूकोज की अमाउंट को कम करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाएगी और इससे जो डिजीज होगी उसका नाम भी है एडिसन्स डिजीज। हमने अभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में भी यही पढ़ी थी, वही हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ये जो डिजीज हाइपो से होती है उसे बोला जाता है एडिसन्स डिजीज। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमारे अंदर क्या है कि जो फेस पे फैट है वो फेस की फैट जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि वेट गेन होगा। हम कई बार देखते हैं कि हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन को लेने के बाद हमारा जो वेट है वो पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उन टेबलेट्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है। उसकी वजह से ये वेट गेन होता है और इस सिंड्रोम को कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि फेस के ऊपर फैट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, और ये हम अपनी आमतौर की जिंदगी में देखते हैं कि जो टेबलेट्स लेते हैं उससे हमारे वेट के अंदर पुट ऑन हो जाता है हमारा वेट। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। थर्ड है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो ये मेल्स के अंदर अलग एंड फीमेल्स के अंदर अलग होंगे। मेल्स के अंदर की हम बात करें तो आएंगे एंड्रोजन हार्मोन, और फीमेल के अंदर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। अगर एंड्रोजन हार्मोन की बात करें तो मेल्स के अंदर तो एंड्रोजन होगा ज्यादा और फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन होगा कम। उसी तरीके से अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन होगा कम और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होगा ज्यादा। ऐसी बात नहीं है कि फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन पाया ही नहीं जाता और मेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन पाया ही नहीं जाता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में होता है और मेल के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
और हम पढ़ते आए हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फेशियल हेयर्स का आना, आवाज में भारीपन आना। उसी तरीके से एस्ट्रोजन हार्मोन भी किसके लिए उत्तरदायी है, ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के अंदर तो कौन कौन कर रहा है, वो कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, यहाँ हम एंड्रोजन हार्मोन की बात कर सकते हैं, और फीमेल्स के अंदर कर रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, अभी हमने बात की कि मेल्स के अंदर तो ज्यादा है, फीमेल के अंदर कम है। लेकिन अगर मेल्स के अंदर क्या हो, मेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, मेल्स के अंदर अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाए, मेल्स में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाए तो क्या होगा, उनके अंदर सारे फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फीमेल लाइक कैरेक्टर्स जैसे कि उनकी आवाज जो है वो पतली हो जाएगी, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है गाइनेकोमैस्टिया। इस डिजीज को बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया। ठीक है, अगर मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अमाउंट ज्यादा आ जाए तो फीमेल लाइक कैरेक्टर्स आ जाते हैं और इसे बोला जाता है गाइनेकोमैस्टिया। उसी तरीके से अगर फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाए तो इसके अंदर आएंगे मेल लाइक कैरेक्टर्स। तो फीमेल के अंदर आएंगे मेल लाइक कैरेक्टर्स और इसे कहा जाता है हिर्सुटिज्म। ठीक है, इसे कहा जाता है हिर्सुटिज्म। यानी कि अगर फीमेल के अंदर, हमने देखा होगा कि जब गांव में जो दादियां होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन दादियों के अंदर यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनके भी फेशियल हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको उस कंडीशन को बोला जाता है हिर्सुटिज्म, जब फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाए। और जब मेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाए तो उसे बोला जाता है गाइनेकोमैस्टिया। ये थे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम चलते हैं एड्रीनल मेड्यूला, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टेक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ही हमने पढ़े थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। अब हम बात कर रहे हैं एड्रीनल मेड्यूला के अंदर। एड्रीनल मेड्यूला से हॉर्मोन्स निकल रहे थे जिसका हमने नाम दिया था, एक था एड्रीनलिन हार्मोन, एक था नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, और इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। कई बार सीधा यही क्वेश्चन आ जाता है कि कैटेकोलामाइंस कौन से हैं, तो इन दोनों हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस कहा जाता है, और इन्हीं दोनों हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। इनको न्यूरो हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन हार्मोन्स के दो काम है, एक तो ये एज एन हार्मोन वर्क करते हैं और एक ही एज एन न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज पहुंचाना होता है तो उसके बीच में कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो उसके अंदर भी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन वहां पर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हमने नॉन एड्रेनलिन को एड्रेनलिन में चेंज करना हो तो हम ये पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, मिथाइलेशन, यानी हमें प्लस CH3 ऐड करना पड़ेगा नॉन एड्रेनलिन को एड्रेनलिन बनाने के लिए। ठीक है, अभी ये दोनों जो हार्मोन है ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। हमने बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ लिए जो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, तो इसके ये इतने ज्यादा एंटागोनिस्ट है कि इनका हर एक फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब अगर हम एड्रेनलिन हार्मोन पढ़ेंगे तो हम अगर उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे तो वो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के अंदर उसके कैरेक्टर सारे नॉन एड्रेनलिन की तरफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एक ही हार्मोन पढ़ते हैं और ये हार्मोन हमारा साथ के साथ कवर होता जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एड्रेनलिन हार्मोन,
ठीक है। सबसे पहले एड्रेनलिन कब रिलीज होता है? हम कहते हैं ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे ना एड्रेनलिन ज्यादा हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि जब हमें स्ट्रेस होती है, जब जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम सेंटर के बाहर हमें बहुत डर लगता है, हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, है ना। तो तब हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, या हम कह सकते हैं जब रिजल्ट आने वाला होता है उससे 1-2 घंटे पहले जो हमें डर लगता है, घबराहट होती है, वो एड्रेनलिन की तरफ होती है। तो हम अगर उस चीज को याद करके चले तो हम इसके फंक्शंस ऐसे ही याद कर सकते हैं, यानी कि जब स्ट्रेस ज्यादा हो, जब हमारे पास स्ट्रेस ज्यादा हो तो क्या रिलीज होगा? एड्रेनलिन हार्मोन। जब अब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या हमें भूख लगती है? नहीं, हमें कोई भूख नहीं लगती, तो हंगर बिल्कुल ही कम, है ना। क्या हमें प्यास लगती है? हमें प्यास भी नहीं लगती, थर्स्ट भी बिल्कुल कम। हमारा जो सिलाइवा होता है ना, वो गिटा ही नहीं जाता, अंदर ही नहीं जाता, ऐसा लगता है यहीं पर है। तो सिलाइवा कैसा हो जाता है? सिलाइवा हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड, सिलाइवा एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा होती है कुछ जगह पर डायलेशन। डायलेशन का मतलब फैलाव, जैसे कि हमारे आंखों के अंदर जो प्यूपिल है, हमारे आंखों के अंदर जो प्यूपिल है वो एकदम से ऐसे डायलेट हो जाती है, ऐसे लगता है कि हमारी जो हार्ट है ना वो एकदम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल डर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट जो है उसके अंदर भी डायलेशन होती है, और जो लीवर है इसके अंदर भी डायलेशन होती है। प्यूपिल के अंदर, हार्ट के अंदर और लीवर के अंदर, इनके अंदर होगी डायलेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या होगा? हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, हमारी सांसें तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो बढ़ जाएगा, है ना। स्ट्रेस बढ़ेगी, भूख प्यास बिल्कुल बंद हो जाती है, सलाइवा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, प्यूपिल, हार्ट और लीवर के अंदर डायलेशन हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है ना। तो ये थे हमारे एड्रेनलिन हार्मोन के जो भी फंक्शंस है। तो अगर हम इसको बिल्कुल ऑपोजिट करें, यानी कि जब हमारा रिजल्ट आ गया, अब हमारा रिजल्ट आने के बाद हम रिलैक्स हो गए कि ठीक है हमें इतने परसेंट चाहिए थे, इतने परसेंट हमारे आ गए, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारी स्ट्रेस हो जाएगी कम, हमें भूख भी लगेगी, हमें प्यास भी लगेगी। अब हमारा सलाइवा भी वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हमारे जो प्यूपिल, हार्ट और लीवर के अंदर जो डायलेशन हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, हमारी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो जाएगी और हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये थे हमारे एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्क कर रहे थे, ठीक है। हम चलते हैं हमारे लास्ट ग्लैंड की तरफ, जो कि है गोनेड्स, है ना। गोनेड्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये कैसे हैं, ये है मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर डिफरेंट होंगे। हम यहाँ पर करते हैं मेल और यहाँ पर करते हैं फीमेल, ये अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग। अगर हम मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर होती हैं टेस्टिस, मेल के अंदर होती हैं टेस्टिस। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं, हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है सर्टोली सेल्स।
ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स। और यहाँ पर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है इन्हें कहा जाता है लेडिक सेल्स। ये अगर हम टीएस करें किसका, टेस्टिस का, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जिनकी बनी हुई है उन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके अंदर जो प्रेजेंट है जो सेल्स उन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल्स। और यहाँ पर जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है इन्हें कहा जाता है लेडिक सेल्स। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो टेस्टिस के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो कौन सी दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका मेन काम है, तो एक तो है इसके अंदर सर्टोली सेल्स और सेकंड है लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स, जिसके बारे में अभी हम स्ट्रक्चर उसके देख चुके हैं। तो सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स का क्या काम? सर्टोली सेल्स का काम है कि ये रिलीज करेगी इनहिबिन हार्मोन। इस हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनहिबिन हार्मोन को बढ़ाने से क्या होता है कि सर्टोली सेल रिलीज करती है इनहिबिन हार्मोन। और इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को कम करेगा और एफएसएच को कम करने से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हो जाएगी कम। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि ये एंटागोनिस्ट वर्क करता है एफएसएच के और ये रिलीज कहां से होता है, सर्टोली सेल से। उसके अलावा सर्टोली सेल का क्या काम है, ये रिलीज करेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन का क्या काम है? एंटी मुलेरियन हार्मोन का ये काम है कि जो मेल्स हैं उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो डेवलप ना हो जाए, उसको रोकने का काम करेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो मेल्स के अंदर डेवलप नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान कौन रखेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये रिलीज कहाँ से हुआ, सर्टोली सेल से। तो हम सर्टोली सेल से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करें। पहला था इंसुलिन, दूसरा है एंटी मुलेरियन हार्मोन, तीसरे की अगर हम बात करें तो आएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तीसरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और अगर फोर्थ की बात करें तो है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये चार चीजें कहां से रिलीज हो रही है, सर्टोली सेल से। और इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों का काम है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो लेडिक सेल्स है यहाँ से रिलीज क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक सेल से रिलीज होगा। अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है, पहला काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल्स के अंदर आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। सेकेंड इसका काम है कि डिफरेंशिएशन करना एंड मैच्योरेशन करना, किसका, स्पर्म्स का। डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स ये किसके द्वारा किया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरफ से। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स थे ये निकल रहे थे सर्टोली सेल से और लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था, जिसके काम ये है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये भी काम है कि ये मेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने के अंदर भी हेल्प करे। ठीक है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको डेवलप करने के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करेगा। तो हमने अभी मेल वाला पार्ट पढ़ा है, इसके अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर प्रेजेंट है सर्टोली सेल्स और उनके आसपास प्रेजेंट है लेडिक सेल्स। सर्टोली सेल रिलीज करेगी इनहिबिन हार्मोन जिससे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कम हो जाएगी। एंटी मुलेरियन हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बन पाएंगे। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक फैक्टर है दोनों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे बढ़ाएंगे। लेडिक सेल रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है और मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म्स करेगा। अब हम चलते हैं फीमेल के अंदर क्या काम है। फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है,
एक तो प्रेजेंट होती है ग्रैनुलोसा लेयर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल है जहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, वो जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी ग्रैनुलोसा लेयर से रिलीज होगा एस्ट्रोजन, ठीक है। और एक जो है स्ट्रक्चर वो है कॉर्पस लूटियम। जब सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल जाता है तो जो बची हुई स्ट्रक्चर होती है ग्राफियन फॉलिकल की उसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है। और कॉर्पस लूटियम जो है ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और कुछ अमाउंट में रिलीज करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, और कुछ अमाउंट में रिलीज करेगा रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम बात करें रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा से रिलीज होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का ये काम होता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी यानी पार्चुरेशन के टाइम पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसको खोलना, ताकि बच्चे की डिलीवरी जो है वो इजीली हो पाए। और अब हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो उसे बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्योंकि इससे ही प्रेगनेंसी फिक्स होती है तो इसी हार्मोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन हार्मोन, इसे कहा जाता है एंटी एबॉर्शन हार्मोन, यानी जो एबॉर्शन नहीं होने देता। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि अगर ये यूटेरस है कुछ इस तरीके से यूटेरस की एंडोमेट्रियम है, तो यहाँ पर जो बेबी है, यहाँ पर जो फीटस है वो इसके अंदर इसकी एंडोमेट्रियम में कुछ इस तरीके से धस जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, यानी कि फीटस का मदर के साथ जुड़ना, इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसका क्या काम है, एक तो प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को फिक्स करना, ठीक है, प्रेगनेंसी को फिक्स करना सबसे पहला काम इसका ये है। सेकेंड क्या है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक ये हेल्प करता है टू डेवलप एंडोमेट्रियम। हमने पढ़ा था मायोमेट्रियम को डेवलप कौन कर रहा था, मायोमेट्रियम को डेवलप कर रहा था ऑक्सीटोसिन, और एंडोमेट्रियम को डेवलप कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है तो ये क्या करेगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉप हो रहा है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करने का काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो अभी हमने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में पढ़ा कि ये प्रेगनेंसी को फिक्स करेगा, ये इम्प्लांटेशन करवाएगा, ये डेवलप करेगा एंडोमेट्रियम को, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करने में हेल्प करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करने के अंदर ये हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हमने रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को चौड़ा करके बेबी के बर्थ के अंदर वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा रह जाएगा प्लेसेंटा, हमारा हार्मोन रिएक्शन, और हमने पढ़नी है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर इस यूनिट का बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद हम शॉर्ट्स डालना शुरू कर देंगे कि इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट्स के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।